तो इससे पहले हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या है। ठीक है, जड़त्व को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया यानी जड़त्व। तो जैसे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार हमने ये जाना कि कोई भी वस्तु वो या तो विराम अवस्था में हो या एक सरल रेखा में एक समान गति से गतिशील हो, है ना। तो उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विराम का अवस्था हो या एक समान गति की अवस्था हो, उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, है ना। यानी कह सकते हैं जब तक उस पर हम कोई बल नहीं लगाते हैं तब तक उस वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी वस्तु हैं उन सभी में अपनी अवस्था को, चाहे वो विराम की अवस्था हो या फिर चाहे एक समान गति की अवस्था हो, उनमें वो अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। तो यही प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। यानी जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है ना। या कह सकते हैं अपनी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के जड़त्व हमें मिलते हैं, एक आपको विराम अवस्था, है ना, विराम का जड़त्व, और एक गति का जड़त्व। यानी कि जड़त्व के प्रकार दो हो गए। जड़त्व आपके दो प्रकार के, ये आपके विराम का जड़त्व हो गया और एक आपका हो गया गति का जड़त्व। ठीक है, तो विराम का जड़त्व क्या है? तो यानी विराम का जड़त्व एक ऐसा जड़त्व है ना, जिसमें कोई भी वस्तु अपनी विराम की प्रवृत्ति, विराम की अवस्था, यानी जो उसकी विराम की अवस्था है ना, विराम की अवस्था जो है उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। और दूसरा है गति का जड़त्व। इस गति का जड़त्व में क्या है कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। यानी वह जड़त्व जिसमें विराम की प्रवृत्ति बनाए रखने की, विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति हो, विराम का जड़त्व है। इसमें वस्तु अपनी गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार विराम का जड़त्व या फिर गति का जड़त्व कार्य करता है ना। इसके लिए पहले हम कुछ दो उदाहरण लेंगे जो जड़त्व को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक क्लास है जिस पर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक सिक्का है। और जब इसके ऊपर सिक्का है तो ये क्या है? स्थिर है, अपने विराम अवस्था में है ना। अब जब हम इसको बाहर से हम इसमें तेज़ी से इस पर प्रहार करते हैं, इस कार्डबोर्ड पर, जब कार्डबोर्ड पर हम तेज़ी से प्रहार करते हैं तो इस पर बल लगता है कार्डबोर्ड पर, तो ये गतिशील हो जाता है। ठीक है, और कार्डबोर्ड यहाँ से हट जाता है। और चूँकि सिक्का जो है, सिक्का पर कुछ छोटे से समय के लिए इस पर कोई बल आरोपित नहीं होता है और वो यहीं का यहीं रह जाता है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि वो अपनी विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है और इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं हम, एक कैरम बोर्ड है जहाँ पे उसके जितने भी गोटियाँ हैं उसको एक तल में सजाया हुआ है और सब के सब विराम अवस्था में है। और यहाँ उसके स्ट्राइकर से उस पर सबसे निचली जो गोटी है उस पर निशाना लगाया गया है तेज़ी से। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो नीचे वाला गोटी है वो तो बल लगने से, जब इस पर ठोकर लगता है स्ट्राइकर से, तो बल लगने की वजह से वह तो आगे निकल जाता है, लेकिन बाकी जो ऊपर के गोटियाँ हैं वो विराम के जड़त्व की वजह से वो सीधे नीचे की रुक जाते हैं, है ना, उनमें कोई गति नहीं होता। तो ये जो प्रदर्शन है हमें ये दिखाता है कि सभी वस्तुओं में अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है और इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं।
इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो विराम के जड़त्व को और गति के जड़त्व को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम विराम के जड़त्व के बारे में कुछ उदाहरण लेंगे। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण है कि कोई व्यक्ति रुके हुए बस में बैठा है, रुके हुए बस में बैठा है, यानी कोई व्यक्ति है जो रुके हुए यानी खड़े बस में बैठा है। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे बस ये खड़ा है, मतलब स्थिर है। ठीक है, तो इसमें जो ये व्यक्ति है वो भी बस के साथ विराम अवस्था में है, बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि विराम अवस्था में है, यानी इसमें कौन सा जड़त्व है? विराम का जड़त्व है, यानी वह विराम की स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे ही बस स्टार्ट होता है, तो ये व्यक्ति बस में खड़ा है, विराम की अवस्था में है, और ये बस भी विराम अवस्था में है। व्यक्ति भी विराम में है और बस में भी विराम में है। लेकिन जैसे ही बस चलता है, जैसे ही बस गति शुरू करता है, तो ये जो व्यक्ति का पैर है जो बस के साथ गति में हो जाता है, लेकिन उसका जो ऊपरी शरीर है उसका, वो विराम के जड़त्व के कारण वो अपनी विराम की स्थिति बनाए रखना चाहता है। इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसलिए वो क्या होता है? वो पीछे की ओर झुक जाता है ना, और कभी कभी पीछे की ओर गिर भी जाता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने विराम के जड़त्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि एक पेड़ है, ठीक है, जिसमें फल और पत्तियां लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें फल और पत्तियां लगे हुए हैं, तो जब तक उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है तो वो पेड़ के साथ पत्तियां और फल भी क्या है? विराम अवस्था में है। जब हम पेड़ को पकड़कर तेज़ी से हिलाते हैं या फिर उसकी टहनी को तेज़ी से हिलाते हैं, तो होता क्या है कि पेड़ की टहनी तो एकाएक छोटे से समय में गति में हो जाती हैं, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण जो पत्तियां होती हैं, जो फल होते हैं, वो अपनी स्थिति बनाए रखे रहते हैं। जैसे कि वो इस तरह से लटके हुए हैं, ये फल, ये टहनी है, ये तो तेज़ी से हिलता है तो ये अपने जगह से हट जाता है, लेकिन ये जो फल है अपनी विराम के जड़त्व को बनाए रखना चाहता है और ये यहाँ से टूट जाता है, और इसी वजह से वो नीचे की ओर झड़ जाते हैं पत्तियाँ या फल। तो इस तरह के नियम को, मतलब इस तरह के जो प्रवृत्ति है, जो अपने विराम की स्थिति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है इन वस्तुओं में, इसी को हम कहते हैं विराम का जड़त्व। अब हम लोग गति के जड़त्व का उदाहरण समझते हैं कि गति का जड़त्व क्या है। इससे पहले हम लोग विराम का जड़त्व समझ रहे थे। उसमें व्यक्ति जो है रुके हुए बस में खड़ा था। ठीक है, सॉरी, बैठा हुआ लिखा हुआ, खड़ा था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक बस है जिसमें व्यक्ति जो है खड़ा है, बस है, इसमें व्यक्ति जो है वो खड़ा है, और यह बस जो है वो गतिशील है, गति है, मतलब चल रही है। बस क्या कर रही है? बस जो है वो चल रही है, और जब बस चल रही है तो बस के साथ साथ ये व्यक्ति भी क्या है? गति में है। ठीक है, लेकिन एकाएक जब बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस रुक जाती है, और बस के रुकने पर बस के साथ साथ ये व्यक्ति का पैर निचले हिस्सा तो विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो अभी भी अपनी गति अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए वो नीचे की ओर यानी कि आगे की ओर झुक जाता है या कभी कभी गिर भी जाता है ना। इस प्रकार के जो जड़त्व हैं उसे हम क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई जब आप कभी दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो जब आप तेज़ दौड़ते हैं तो अगर आप चाहें कि अब एकाएक रुक जाए, जब आप चाहते हैं कि एकाएक रुक जाए तो ये भी संभव नहीं है। आप दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते, है ना, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं और आपको एकाएक रुक जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रुकने से पहले अपने चाल को धीरे धीरे कम करते हैं, तब जाकर आप रुकते हैं। तो ये भी है गति के जड़त्व का एक उदाहरण, है ना।
जैसे एक और उदाहरण हम बात कर सकते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति है जो कूद लगा रहा है, लॉन्ग जंप लगा रहा है, लॉन्ग जंप लगाता है। तो लॉन्ग जंप लगाने के लिए व्यक्ति पहले क्या करता है, तेज दौड़ता है ना, क्या करता है, तेज दौड़ता है ना, तेज दौड़ता है। और जब वो तेज दौड़ते दौड़ते कूदता है, यहाँ से छलांग लगाता है, ठीक है। जब छलांग लगाता है तो उसकी सारी पूरे जो शरीर है वो पहले यहाँ गति में होती है। जब ये छलांग लगाता है तो उसकी पूरी शरीर जो है गति की अवस्था बनाए रखती है, और कुछ दूर तक ये अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए वो कुछ दूरी तक तय कर पाता है ना। इसलिए जो लंबा कूद की जो प्रतियोगिता होती है, जो लंबा कूदना चाहते हैं कुछ ज़्यादा दूरी तक, वो ज़्यादा दौड़ते हैं और तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, ताकि जब वो कूदे तो उसकी शरीर जो है गति की अवस्था में रहे और गति के जड़त्व का पालन करते हुए कुछ दूरी तय करके वो ज़मीन पर लैंड करे, ताकि वो लंबी दूरी कूद सकता है। तो ये भी जो है गति के जड़त्व का एक उदाहरण है। अब हम लोग जड़त्व और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उसका जड़त्व अधिक है, हम कहते हैं कि उसका जड़त्व अधिक है, तो उसकी जो विराम का अवस्था है, या फिर एक सरल रेखा में वो गतिशील है, एक समान चाल से वो गतिशील है ना, तो उसे उसकी अवस्था में, यानी विराम की अवस्था या फिर उसके गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर जड़त्व अधिक है तो हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, अगर जड़त्व कम है तो हमें कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा उन वस्तुओं के साथ होता है जिन वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। जैसे आपके घर का अलमारी, ठीक है, आप अपने घर के अलमारी को देखते हैं, आप वो क्या होता है, वो विराम अवस्था में होता है, आपका जो घर का अलमारी होता है वो विराम अवस्था में होता है। अगर आपको उसे गतिशील करना हो, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन लाना हो, यानी उसे मूव करना हो इधर से इधर, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो अधिक बल लगाना पड़ता है। यानी कहते हैं कि इसका जड़त्व ज़्यादा है। अगर यहीं पर अगर एक कुर्सी होता है, या हम टेबल की बात करते हैं, यहाँ अगर एक टेबल है, ठीक है, उसे अगर गति करना हो, मूव करना हो, तो हम इसमें कम बल लगाते हैं। तो इसका मतलब है, हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका जड़त्व भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। और इसका द्रव्यमान कम है तो इसमें हमें बल भी कम लगाना पड़ रहा है, यानी कि इसका जड़त्व कम है। यानी कह सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका द्रव्यमान मतलब जड़त्व कम होता है। जैसे कि हमारे पास दो बॉल हैं, ठीक है, ये है लोहा का बॉल और ये है टेनिस बॉल, जिससे हम लोग सामान्यतः क्रिकेट खेलते हैं, है ना। जो ग्रीन कलर का टेनिस बॉल होता है वो, ठीक है। और एक प्लेन सतह पर हम दोनों को लुढ़काते हैं समान बल से जब लुढ़काते हैं तो क्या हम देखते हैं कि ये जो है, इसको लुढ़काने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है और इसमें कम बल लगाना पड़ रहा है। और जब इसको हम लुढ़काते हैं तो ये ज़्यादा दूर तक जाता है और ये कम दूरी तक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है विराम का जड़त्व अधिक है और इसमें उसकी अपेक्षा कम है। यानी इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसमें जड़त्व ज़्यादा है, और इसमें द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम है, ठीक है। जैसे कि अब टेनिस बॉल की बात करते हैं और एक क्रिकेट बॉल की बात करते हैं। टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल में बहुत ही अंतर होता है।
क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल में बहुत ही अंतर होता है। क्रिकेट बॉल जो होता है वो हार्ड होता है और टेनिस बॉल जो होता है सॉफ्ट होता है। दोनों को एक साथ फेंका जाता है आपकी तरफ। आपको दोनों को अगर रोकना है तो आपको इसको रोकने के लिए और इसमें रोकने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब इसको हम रोकते हैं तो ये हमारे हाथ में कम चोट लगता है और इसको रोकते समय हमें हाथ में ज़्यादा चोट लगता है। इसका मतलब है कि इसमें जड़त्व अधिक है और इसमें जड़त्व कम है। चूँकि इसका द्रव्यमान कम है इसलिए जड़त्व इसका कम है, इसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए इसका जड़त्व अधिक होता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान अगर अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व भी अधिक। अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो जड़त्व का माप है ना, वो है उसका द्रव्यमान। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का माप है। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जड़त्व और द्रव्यमान जो है एक दूसरे से संबंधित है। अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा।